गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम आपकी पुस्तक फ़िज़िकल एजुकेशन का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल, फ़िज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग जिन्हें नाम दिया गया है। अब हम बात करेंगे दिव्यांग कौन है या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं। इनमें वो बच्चे शामिल हैं जिन्हें मानसिक रूप से कोई दुर्बलता है, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो बोल तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हकलाते हैं बोलते हुए, और वो ख़ास सिचुएशंस होती हैं। आप लोगों को शायद याद हो, हमारे स्कूल में एक बच्चा था, मेरी ही क्लास में था वो बच्चा छोटा, अब वो नहीं है, वो गांव चले गए हैं वो लोग। तो वो बच्चा जब थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता था तो बच्चा हकलाने लगता था, और बहुत तेज़ हकलाने लगता। अगर आप उसे चिढ़ाएंगे या आप उसे कुछ भी गलत शब्द बोलेंगे तो वो बच्चा हकलाना शुरू हो जाता था। यूजुअली जब वो मुझसे किसी की कंप्लेंट कर रहा होता था तब वो हकला रहा होता था। तो नॉर्मल कंडीशन में वो आराम से बात कर पाता था, बहुत कम हकलाता। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता था या कोई बच्चा चिढ़ाता था, तोतला कहता था, कोई कुछ छेड़ देता था उसे, तब वो बच्चा बहुत ज़्यादा हकलाने लगता था। ठीक है, तो ये बच्चे होते हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं। अब कहना क्या चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से, इन बच्चों को भी तो अधिकार है, आप सबके साथ पढ़ें, आप लोगों की क्लास में बैठे, शिक्षा लेना इनका भी अधिकार है। और एक नॉर्मल तरीके से आप सबके साथ बैठकर, आपकी क्लास में बैठ कर के ये बच्चे पढ़ सके, इनका अधिकार है। ठीक है, तो यही अधिकार इन्हें मिले, इस बात के लिए सरकार बहुत से कदम उठाती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की शिक्षा का क्या महत्व है, इसके लिए सबसे बड़ा कदम जो उठाया जाता है वो है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा देना बच्चों को, लेकिन अनुकूलित अंदाज में, मतलब हर बच्चे को शिक्षा मिले। क्लास में दिव्यांग बच्चा भी बैठा हो तो उसे भी शारीरिक शिक्षा दी जाए और उसके अनुसार दी जाए। जैसे अगर आप क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को, आप अध्यापक हैं, आप बच्चों को खिलवा रहे हैं क्रिकेट, कह रहे हैं चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है जो देख नहीं सकता तो क्या कहेंगे उसे, बैठ जाओ क्लास में? नहीं, उन बच्चों के लिए स्पेशल गेंद आती है जिसमें घुंघरू होते हैं, आप उस गेंद के माध्यम से उस बच्चे को भी खिलवाएंगे। ये है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, कि बच्चे को भी आपने, सब बच्चों को उसमें शामिल करना है, और वो टीचर का काम है, वो शारीरिक शिक्षक का काम है कि वो किस तरीके से उन सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक स्थान देता है। अगर रेस करवा रहे हैं तो उन बच्चों की अलग से आप रेस करवाएंगे, उनके लिए कुछ ढील होंगी, यही फ़र्क होगा ना, सिर्फ कुछ ढील दे देंगे आप उन बच्चों को, उन्हें भी दौड़ाइए बाकी बच्चों के साथ। ठीक, इसके लिए इसका जो लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रावधान सुनिश्चित करना। बच्चों की जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो, इसके लिए प्रावधान निश्चित करना कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। गामक कौशलों को विकसित करना, ठीक है, टू डेवलप मोटर स्किल्स। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य वाले विद्यार्थियों के गामक कौशलों को विकसित करना है। गामक कौशल न केवल विशिष्ट कार्यों को करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, अपितु दैनिक क्रियाओं को करने के लिए भी आवश्यक हैं। ये कौशल शारीरिक रूप से असमर्थ विद्यार्थियों को बनाने में सक्षम बनाते हैं। आत्मसम्मान एवं आत्म छवि को बढ़ावा। बच्चे में आत्मसम्मान बढ़ेगा, उसकी अपनी छवि उसकी नज़रों में भी ऊपर उठेगी। ये नहीं कि बस वो ऐसा फील करे कि एक तरफ बिठाया हुआ है कोने में और वो चुपचाप बैठा हुआ है, उसके आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं बच्चे में कॉन्फिडेंस आए तो उसको भी शामिल करिए इन चीज़ों में। ठीक है,
शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका एक मकसद ये भी है कि सारे बच्चे जो हैं, जो भी क्रियाएं करवाई जा रही हैं उसमें वो बच्चा भी भाग ले, चाहे एक हो आपकी क्लास में बच्चा, चाहे 4 हो, उन बच्चों की भी भागीदारी होनी चाहिए, इस बात को सुनिश्चित करना। शारीरिक पुष्टि को बढ़ावा देना, ठीक है, फिजिकल फिटनेस जो है वो इम्प्रूव होगी उन बच्चों की भी, वरना वो बैठे एक ही तरफ हम उन्हें छोड़ देंगे, एक तो डिप्रेस भी हो जाएंगे, वो साथ की स्थिति में चले जाएंगे और फिजिकली भी फिट नहीं रह पाएंगे। तो अगर हम उन्हें इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो बच्चे भी फिजिकली फिट होते चले जाएंगे। स्वयं को सुरक्षा के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना, ठीक। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का अगला महत्वपूर्ण उद्देश्य अलग तरह से असमर्थ विद्यार्थियों को स्वयं की सुरक्षा के लिए अभिप्रेरित करना है। इसके साथ उन दशाओं से भी स्वयं को सुरक्षित रखना जो किसी विशेष शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बढ़ जाती है। इसमें बच्चे को हम ये चीज़ें सिखाते हैं कि आप कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, सेफ कैसे रख सकते हैं। खेल भावना से बढ़ावा देना, खेल से संबंधित जो चीज़ें हैं उसके लिए बच्चे को बढ़ावा देना, जैसे कि खेल की भावना, हारना है तो रोना नहीं है, घबराना नहीं है, टीम वर्क क्या है, ग्रुप में कैसे काम किया जाता है, लीडर की बात कैसे सुनी जाती है या लीडर खुद से कैसे बना जा सकता है। ये सारे गुण बच्चों में डेवलप तभी होंगे जब वो खुद भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनको मौका दिया जाएगा। अच्छी शरीर यांत्रिकी की जानकारी का विकास करना, ठीक है, टू डेवलप द नॉलेज गुड बॉडी मैकेनिक्स। सामाजिक समायोजनों में सुधार करना, जो समाज में जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें सुधार होगा। हम सब भी सीखेंगे कि हमें कैसे उनके साथ रहना है, वो भी उन्हें हमारे साथ कैसे रहना है, कैसे एडजस्ट करना है हमें एक दूसरे के साथ। एक नहीं है, एक जैसी कंडीशन नहीं है, तो यहाँ इक्वालिटी की बात नहीं हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है। इक्विटी मीन्स जो जैसा है उसको जिस ज़रूरत है उसे वो मिले, जो 2 रोटी खाता है उसे 2 मिले और जो 1 खाता है उसे 1 मिले, ठीक है। ये नहीं कि सबको 2 दे दी, जो 3 खाता है उसको भी 2 दे रहे हैं, जो 1 खाता है उसको भी 2 दे रहे हैं, उसको कम पड़ रहा है उसको ज़्यादा हो रहा है, नहीं। इक्विटी मीन्स जिसको जितना चाहिए उतना, कि जैसे शारीरिक क्षमता है उसे उसके अनुसार ही गतिविधियां करवाई जाएं, उनका विकास किया जाए, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, ठीक है। अब कुछ संगठन हैं जो इन खेलों को, अनुकूलित खेलों को बढ़ावा देते हैं, जिसमें है पहला विशेष ओलंपिक भारत, स्पेशल ओलंपिक भारत। इसका मिशन क्या है? इसका मिशन बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले बच्चों व वयस्कों को खेल प्रशिक्षण तथा वर्ष भर खेल प्रतियोगिता या स्पर्धा प्रदान करना है। साल भर में अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने, साहस या प्रदर्शन करने, खुशी का अनुभव करने, उपहार बांटने में भाग लेने, अपने परिवारों, अन्य विशेष ओलंपिक्स व समुदाय से मित्रता करने में निरंतर अवसर प्रदान भी करता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब आप हम खेल के इस तरह के टूर्नामेंट्स करते हैं या इस तरह के कॉम्पिटिशन्स रखते हैं तो बच्चे का काम सिर्फ यही नहीं होता कि सिर्फ वो खेल रहा है। हर बच्चा अलग अलग काम बहुत अच्छे से कर सकता है। कोई फील्ड डिज़ाइन बड़ा अच्छा कर सकता है तो वो अपने टीचर के साथ मिलकर के फील्ड डिज़ाइन करने में उनकी हेल्प करेगा, ठीक है। कोई बच्चा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपकी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एक्टिविटीज़ में बच्चों को भाग करवाना, ठीक है, भाग दिलवाना कि वो भाग लें, खुश हों, अपने और आसपास के लोगों से दोस्ती कर सकें, अकेले एक तरफ ना बैठे रहें, सबके साथ मिलजुल कर रहें। विजन, दृष्टि क्या है इसकी? यह एक आंदोलन है जो बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले लोगों के जीवन को सुधारता है तथा साथ प्रत्येक के जीवन को भी सुधारता है जिन्हें वे खेल प्रशिक्षण व खेल स्पर्धा के द्वारा स्पर्श करते हैं। यह आंदोलन बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले व्यक्तियों को उनके पूरे कौशलों को चरितार्थ या साकार करने तथा विकसित करने के लिए अधिकृत करता है, ठीक। यानी बौद्धिक रूप से जो मानसिक रूप से जो बच्चे विकसित नहीं है, बौद्धिक रूप से विकसित नहीं है, उनके लिए खेल है। इसकी शपथ क्या है? ये सब चीज़ें
आपको पता होना चाहिए कि विशेष ओलंपिक भारत का मिशन क्या है, विजन क्या है, शपथ क्या है, लक्ष्य क्या है और उपलब्धियाँ। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप नोट करेंगे, ठीक है। शपथ क्या है? मुझे जीतने दो, लेकिन मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो, कोशिश करने दो, ठीक है, प्रयास करने दो, उसमें बहादुर होने दो, वीर होने दो। लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों या बौद्धिक रूप से अयोग्य या असमर्थ व्यक्तियों को उपयोगी तथा उत्पादक नागरिक बनाने का अवसर प्रदान करना है, जिन्हें उनके समाजों द्वारा स्वीकारा जाता है तथा आदर व सम्मान दिया जाता है। उपलब्धियां क्या है? विशेष ओलंपिक भारत सन 2002 से विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कर रहा है। टूर्नामेंट्स व चैंपियनशिप्स जैसे राष्ट्रीय खेल, नेशनल फ्लोर हॉकी चैंपियनशिप्स, राष्ट्रीय फुटबॉल व टेबल टेनिस चैंपियनशिप्स, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप, राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप्स आदि का आयोजन कर चुका है। सन 1987 से 2015 के बीच 8 वर्ल्ड समर गेम्स 885 एथलीट्स भाग ले चुके हैं, ठीक है। इतनी गेम्स हो चुकी हैं और इनमें 885 एथलीट्स भाग ले चुके हैं अभी तक में। लाभ क्या है? यह शारीरिक पुष्टि व गामक कौशलों में सुधार लाता है, आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है, सकारात्मक आत्म छवि को बढ़ाता है, मित्रता व परिवार के सपोर्ट को बढ़ावा देता है। अब है पैरालंपिक गेम्स। पैरालंपिक गेम अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले एथलीट्स के लिए मुख्य मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है। ये गेम्स गतिशीलता, छिन्नांगों, दृष्टिहीन व सेरिब्रल प्लासी जैसी योग्यताओं व असमर्थताओं वाले एथलीट्स के लिए आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें किसी न किसी तरीके की फिजिकल जो अनफिट हैं उन गेम्स हैं। प्रथम पैरालंपिक गेम रोम में सन 1960 में आयोजित किए गए थे। हालांकि पैरालंपिक शब्द का अधिकृत प्रयोग 1988 में सियोल के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में किया। ये 1-1 मार्क में आती हैं चीज़ें, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये 1-1 मार्क में आती हैं, तो ये आप नोट कर लिया करें। प्रथम विंटर पैरालंपिक गेम्स स्वीडन में सन 1976 में आयोजित किए गए थे। विंटर पैरालंपिक गेम्स भी प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। उद्घाटन समारोह कैसा होता है? उद्घाटन समारोह आयोजित करने वाले देश के झंडे को फहराने व इसके राष्ट्रीय गान के गाने के साथ ही शुरू हो जाता है। जो देश इसे आयोजित कर रहा है अपनी कंट्री में, वहाँ पर उस देश का झंडा फहराया जाता है और उनका राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय गान के उपरांत एथलीट्स मार्च पास्ट के लिए अपने अपने राष्ट्र के समूह में स्टेडियम में आते हैं। सभी राष्ट्र आयोजित करने वाले राष्ट्र भी वर्णमाला के अनुसार स्टेडियम में आते हैं। भाषा की वर्णमाला मतलब कि जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर कर रहे हैं तो उसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ए फॉर अमेरिका आएगा, आई फॉर इंडिया उसके बाद आएगा, ठीक है ना। उसके बीच में भी जो कंट्रीज़ आती जाएंगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इस तरीके से बुलाया जाता है। हालांकि आयोजित करने वाले राष्ट्र के एथलीट सबसे अंत में स्टेडियम में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आयोजित करने वाला राष्ट्र संगीत, नृत्य व गाने आदि के रूप में अपने राष्ट्र की संस्कृति को प्रस्तुत करता है। अंत में पैरालंपिक मशाल को स्टेडियम में लाया जाता है। इसे तब तक एक एथलीट से दूसरे एथलीट को दिया जाता है। एथलीट मशाल को लेकर पैरालंपिक ज्योति को प्रज्वलित नहीं करता है, यानी वो पूरा ऐसे ट्रैवल करती रहती है, उसको एक दूसरे के हाथ में देते रहते हैं। समापन समारोह कैसा होता है? सभी खेल इवेंट्स की समाप्ति के उपरांत पैरालंपिक खेलों का समापन समारोह शुरू हो जाता है। सभी प्रतिभागी देशों के ध्वजवाहक स्टेडियम में एक साथ प्रवेश करते हैं। इनके पीछे तुरंत बाद बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के सभी एथलीट्स, खिलाड़ी भी स्टेडियम में साथ आते हैं। पैरालंपिक ध्वज को नीचे उतारा जाता है। पैरालंपिक खेल अधिकृत रूप से समाप्त किए जाते हैं तथा पैरालंपिक ज्योति को बुझा दिया जाता है। अच्छा, अब ये हमने 2 समितियां हमने पढ़ लिया, पैरालंपिक से पढ़ लिया। अब पैरालंपिक समिति, यह पैरालंपिक आंदोलन को नियंत्रित करने वाली एक सार्वभौमिक बॉडी होती है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन करती है। असमर्थता, अयोग्यता की श्रेणियां क्या हैं? कैटेगरीज कौन कौन सी हैं?
शारीरिक दृष्टि से संबंधित बौद्धिक असमर्थता शामिल है। इसमें 10 अयोग्यताओं की श्रेणी बनाई गई है। जैसे किसी के अंग को हानि हो, टांगों की लंबाई में अंतर हो, शरीर के सारे ढांचे छोटा हो, ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज बनाई। बधिर ओलंपिक्स, इसे कहते हैं डेफ ओलंपिक्स। अब बधिरों के लिए अलग से ओलंपिक्स होता है। पैरालंपिक में तो आप कम से कम सुन सकते हैं, तो सारी गेम्स आप इकट्ठे खिलवा लेंगे, लेकिन डेफ ओलंपिक्स अलग होता है, क्योंकि पर जो प्रतिभागी होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, तो उनसे अलग तरीके से की जाती हैं। ठीक, उन्हें रूल्स बताने के लिए या बीच में रोकना है तो आप आवाज़ तो दे नहीं सकते, ना आप कोई हॉर्न दे सकते हैं, ना आप कोई सिग्नल दे सकते हैं, तो फिर उनके लिए अलग तरीके से आते हैं। ठीक है ना, देख दिया भी है कि रेफरी की सीटियां प्रयोग में नहीं लाई जा सकती, ना आदेश दिए जा सकते हैं, तो इसलिए ये अलग होता है। बधिर ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। प्रथम खेल सन 1924 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किए गए थे। अच्छा, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है ग्रीष्म ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल हैं। हैंडबॉल, एथलेटिक्स, जूडो, बीच वॉलीबॉल, तैराकी, ताइक्वांडो, ग्रीको रोमन कुश्ती, ओरिएंटियरिंग, बास्केटबॉल, शूटिंग, टेबल टेनिस, फ्री स्टाइल कुश्ती, वॉलीबॉल, बाउलिंग, साइकिलिंग, रोड, बैडमिंटन, कराटे, वाटर पोलो, टेनिस। और इसके शीतकालीन में होते हैं अल्पाइन स्कीइंग, आइस हॉकी, क्रॉस कंट्री स्कीइंग, कर्लिंग, स्नोबोर्ड। अभी तक में जितने ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, पहला 1924 में हुआ था पेरिस में, 1928 में एम्स्टर्डम में, 1931 में न्यूरेमबर्ग में, 1935 में लंदन में, 39 में स्टॉकहोम में, 1949 में कोपेनहेगन में। मैं पूरी लिस्ट हुई है, शीतकालीन के भी दिए हुए हैं, तो मैं इसकी पिक्चर्स आपको सेंड करती हूँ। ठीक, समावेश की अवधारणा, इसकी आवश्यकता एवं कार्यान्वयन। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब समावेश की अवधारणा क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये हम करते हैं नेक्स्ट। ठीक, तो अभी आपने यही करना है कि आप ये लिस्ट एक बार अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। मैं इसकी फ़ोटोज़ आपको भेजती हूँ। ठीक है, थैंक यू।